हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी पॉलिटिकल साइंस 6th एंड 7th सेमेस्टर का रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स, इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी 6th या 7th सेमेस्टर में डीएससी में रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। एंड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे एंड एग्ज़ाम की आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव अन्वेषण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में, मतलब कि सोशल साइंस रिसर्च में इसका क्या महत्व है? तो मानव अन्वेषण का मतलब होता है ह्यूमन इंक्वायरी। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि ह्यूमन इंक्वायरी क्या होती है एंड सोशल साइंस रिसर्च में इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। आइए देखते हैं। मानव अन्वेषण जो है, इसका मतलब है मनुष्य, उसके व्यवहार, विचार, विश्वास, संस्था और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करना। ह्यूमन इंक्वायरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शब्द से पता चल रहा है, ह्यूमन को इंक्वायर करना, मनुष्य की जांच करना। ठीक है, तो इसमें मनुष्य की जांच कैसे की जाती है? करके, अध्ययन के द्वारा। ठीक है, मनुष्य, उसके व्यवहार, मनुष्य कैसे व्यवहार करता है दूसरों के साथ, उसके विचार कैसे है, किस चीज़ में उसका विश्वास है, कौन सी संस्थाओं से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, सामाजिक संबंध कैसे है उसके, मनुष्य के, इन सब का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और ये समझने का प्रयास किया जाता है ह्यूमन इंक्वायरी मतलब मानव अन्वेषण में, कि मनुष्य कैसे सोचता है, मनुष्य कैसे व्यवहार करता है, समाज और राजनीति में उसकी भूमिका क्या है। ये केवल जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि तर्क, विश्लेषण और व्याख्या पर भी आधारित खोज है। ठीक है, मानव अन्वेषण जो है, इसमें क्या क्या शामिल है? मानव अन्वेषण में कई विषयों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक व्यवहार। ठीक है, मनुष्य का सामाजिक व्यवहार कैसा है, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाओं प्रक्रिया के द्वारा वो गुजरता है। ठीक है, सत्ता और शासन कौन संभालता है, संस्कृति कौन सी है मनुष्य की जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसके मूल्य क्या है, विचारधारा क्या है, ऐतिहासिक अनुभव और सामाजिक परिवर्तन, इन सब विषयों को शामिल किया जाता है मानव अन्वेषण में। ठीक है, एंड मानव अन्वेषण की विशेषता भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी विशेषता ये है कि ये तर्क संगत होता है। ठीक है, तर्क और विवेक पर आधारित होता है, ना कि केवल विश्वास या परंपरा पर। ठीक है, ये व्यवस्थित होता है, सिस्टमैटिक, इसमें निश्चित पद्धतियों और चरणों का पालन किया जाता है। ठीक है, जैसे समस्या की पहचान की जाती है, प्रश्न निर्माण किए जाते हैं, डेटा संग्रह, विश्लेषण। ठीक है, और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब कि मानव अन्वेषण ऐसे ही नहीं हो जाता, ये कई स्टेप्स में होता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है। इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं, कई मैथडोलॉजी इसमें शामिल होती है। जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, समस्या की पहचान की जाती है कि समस्या क्या है, फिर प्रश्न निर्माण किया जाता है। ठीक है, कि हमें किस प्रश्न का उत्तर चाहिए। जैसे स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। एंड हमारी समस्या थी कि हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में लोग जो है वो काफ़ी कूड़ा फैलाते हैं, तो ये समस्या हो गई। ठीक है, एंड प्रश्न हो गया कि स्वच्छता का महत्व क्या है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या किया जाता है, पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर उससे जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न निर्मित किया जाता है, फिर उस पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसका विश्लेषण होता है, उसका एनालाइज किया जाता है एंड फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, ह्यूमन इंक्वायरी मतलब मानव अन्वेषण आलोचनात्मक होता है। ठीक है, ये आलोचना करता है धारणा, नीतियों और विचारों की। मनुष्य की जो धारणाएं हैं, नीतियां हैं, विचार हैं, उनकी ये आलोचना करता है, उनको ये क्रिटिसाइज करता है। व्याख्यात्मक होता है, इसमें मानव व्यवहार को केवल मापा नहीं जाता, बल्कि उसके अर्थ और संदर्भ को समझा जाता है, उसकी व्याख्या भी की जाती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं मानव अन्वेषण और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का संबंध क्या है आपस में। ठीक है,
तो देखिए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जो है इसका मूल उद्देश्य है मानव समाज को समझना। ठीक है, सामाजिक विज्ञान नाम से पता चल गया, समाज का विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान जो है इसमें समाज को समझने का प्रयास किया जाता है, मानव समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जबकि मानव अन्वेषण जो है ये सामाजिक विज्ञान का बौद्धिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, इसमें राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि सभी विषय मानव अन्वेषण पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान होता है इसमें जितने भी विषय है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, ये सारे मानव अन्वेषण पर आधारित होते हैं। राजनीति विज्ञान में भी हम मानव का ही अध्ययन करते हैं, मानव कैसे शासन करता है, कैसे मानव जो है वो अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। फिर उसके प्रतिनिधि जो है वो उनके लिए नीतियाँ बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं जिनसे उन सबका कल्याण हो। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, ये सब मानव पर आधारित है। सब में मानव से जुड़ी हुई चीज़ों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सब में वही विषय शामिल है जो कि मानव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मानव अन्वेषण का महत्व क्या है। तो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जो है इसमें मानव अन्वेषण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी मदद करता है, हेल्प करता है सामाजिक वास्तविकता को समझने में। इससे हमें पता चलता है कि वास्तविक समस्याएं क्या है मानव समाज की। ठीक है, जैसे समाज में असमानता, गरीबी, सत्ता का दुरुपयोग, सामाजिक भेदभाव जैसी जो समस्याएं हैं, ये सभी हमें मानव अन्वेषण के ज़रिए ही पता चलता है। ठीक है, दूसरा है राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या। ये हमें समझने में मदद करता है कि लोग मतदान क्यों करते हैं, लोगों का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, राजनीतिक आंदोलन में लोग क्यों भाग लेते हैं, ये सब हमें मानव अन्वेषण के ज़रिए ही पता चलता है। ठीक है, लोग सरकार के प्रति संतुष्ट या असंतुष्ट कब होते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हमें पता चलती है। ये नीतियों के मूल्यांकन में भी सहायता करता है। मानव अन्वेषण के माध्यम से ये जांचा जाता है कि सरकारी नीतियाँ जनता पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, तो नीतियों का मूल्यांकन करने में भी इसमें मदद मिलती है। सरकार जो नीतियाँ बना रही हैं वो कैसे समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित कर रही है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है या नेगेटिवली, ये सब हमें मानव अन्वेषण से ही पता चलता है। ठीक है, जैसे सरकार ने नीति बनाई स्वच्छ भारत अभियान की। ठीक है, या फिर सरकार ने उज्ज्वला योजना जैसे कोई नीति बनाई जिसमें मुफ्त LPG सिलेंडर बांटे गए हो। ठीक है, तो उससे लोगों के जीवन में क्या असर पड़ा है, लोग जो है उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ है, विभिन्न वर्ग कैसे प्रभावित हुए हैं, ये सभी हमें कैसे पता चलता है मानव अन्वेषण के जरिए। तो इस तरीके से सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मानव अन्वेषण ज़रूरी है, क्योंकि ये नीतियों के मूल्यांकन करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक चेतना का विकास करता है। ये नागरिकों को सवाल पूछने, सत्ता को जवाबदेह बनाने, अधिकारों और कर्तव्यों को समझने में मदद करता है। लोग जो है वो इतने कैपेबल बन पाते हैं कि वो सवाल पूछ पाए। ठीक है, सत्ता को जवाबदेह बनाने में भी ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना। मानव अन्वेषण जो है ये बताता है कि समाज में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक है, नए विचार कैसे उभरते हैं, कैसे पुरानी परंपराएं बदलती है। तो ये सब जो है ये सब हमें कैसे पता चलता है, मानव अन्वेषण के जरिए, ह्यूमन इंक्वायरी के जरिए ही पता चलता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं मानव अन्वेषण में वस्तुनिष्ठता और मूल्य। मानव अन्वेषण मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं समाज का हिस्सा होता है। ठीक है, फिर भी ये प्रयास किया जाता है कि ये व्यक्तिगत पूर्वाग्रह कम से कम इसमें शामिल किए जाए। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का मतलब है ह्यूमन प्रिडिक्शन। ठीक है, पर्सनल जो प्रिडिक्शन है वो इंसान इसमें ना डाले। जो भी मानव अन्वेषण कर रहा है उससे उम्मीद तो ये लगाई जाती है कि वो पूरी तरीके से निरपेक्ष होकर लिखे। ठीक है, पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर लिखे, उसमें अपने भावों, अपने विचारों को ऐड ऑन ना करे, जो रियलिटी है वही लिखे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। जो भी मानव अन्वेषण कर रहा है वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को भी इसमें ऐड ऑन कर देता है, अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को भी इसमें शामिल कर देता है। ठीक है, एंड ये ज़रूरी है कि इसमें मानव अन्वेषण में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मतलब कि
होनी तो ये चाहिए कि वस्तुनिष्ठता हो, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह शामिल ना किए जाए, लेकिन फिर भी कर दिए जाते हैं, ठीक है। बट होना ये चाहिए कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाए, सिर्फ तथ्य और प्रमाण का ही उपयोग किया जाए निष्कर्ष निकालने के लिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं मानव अन्वेषण की सीमाएं क्या क्या है। तो मानव अन्वेषण जो है, इसमें मानव व्यवहार जटिल होता है, परिवर्तनशील होता है, जो कि चेंज होता रहता है, भावनाएं, संस्कृति और मूल्य मापना कठिन होता है, ठीक है। पूर्ण निष्पक्षता प्राप्त करना इसमें संभव नहीं होता, पूर्ण निष्पक्षता जो है वो हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह इसमें शामिल हो ही जाते हैं, ठीक है। जो अन्वेषण कर रहा है वो खुद ही अपने भावों, अपने विचारों को भी इसमें ऐड ऑन कर देगा। तो पूर्ण निष्पक्षता तो होना इसमें बहुत मुश्किल है। फिर भी इन सीमाओं के बावजूद मानव अन्वेषण सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजनीतिक अन्वेषण मतलब कि पॉलिटिकल इंक्वायरी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। हमें राजनीतिक अन्वेषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो राजनीतिक अन्वेषण की अगर हम बात करें, राजनीतिक अन्वेषण का मतलब है राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं, सत्ता संबंधों और राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित, तर्कसंगत और वैज्ञानिक अध्ययन करना, ठीक है। जैसे ह्यूमन इंक्वायरी होती है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इंक्वायरी की जाती है, ठीक है। मानव व्यवहार, मानव विचारों को समझने का प्रयास किया जाता है। वैसे ही पॉलिटिकल इंक्वायरी होती है, राजनीतिक अन्वेषण। इसमें क्या किया जाता है? राजनीतिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। जो राजनीतिक सत्ता है एंड राजनीतिक सत्ता के आपस में क्या संबंध है, उनको समझने का प्रयास किया जाता है। अगर एक कंट्री में 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनके आपस में क्या संबंध है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सत्ता जो है वो चुनी जाती है, इस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हैं, इन सब का व्यवस्थित, तर्कसंगत और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है राजनीतिक अन्वेषण में, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल इंक्वायरी में, मतलब कि पॉलिटिक्स के बारे में इंक्वायरी निकाली जाती है। इसका उद्देश्य ये समझना है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे प्रयोग की जाती है, कैसे सरकार अपना काम करती है, सरकार कैसे नीतियाँ बनाती है, कैसे जो नागरिक है वो राजनीति में भाग लेते हैं, ठीक है, नीति निर्माण में भाग लेते हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, ये सब कुछ इसमें समझने का प्रयास किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं राजनीतिक अन्वेषण की प्रकृति क्या है। तो ये केवल वर्णनात्मक नहीं होती, ठीक है, सिर्फ इसमें वर्णन शामिल नहीं होता बल्कि विश्लेषणात्मक भी होती है। मतलब इसमें विश्लेषण किया जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो क्या काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, ठीक है, वो लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रही, ठीक है, वो कैसे निर्णय ले रही है, कैसे वो लोगों की ज़िंदगी प्रभावित कर रही है, उनकी नीतियाँ कौन कौन सी हैं जो कि लोगों को लाभ पहुंचा रही है या लोगों को हानि पहुंचा रही है, ठीक है। इन सब का विश्लेषण किया जाता है इसमें। मतलब जो सरकार है वो जो भी कर रही है, राजनीति में जो भी हो रहा है उसका विश्लेषण किया जाता है। एंड आलोचना भी होती है। आलोचना तो हर चीज़ में शामिल है, तो इसमें भी आलोचना होती है, ठीक है। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने मान लो कोई नीति बनाई तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे। ये होता है आलोचनात्मक अध्ययन, ठीक है। एक होता है साधारण अध्ययन जिसमें आप सीधे से पढ़ लेते हैं कि हाँ, मान लीजिए सरकार की कोई योजनाएं, मान लीजिए वृद्ध पेंशन योजना है, कोई बुजुर्ग लोगों के पेंशन से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो योजना है ये जब लागू की गई तो इसका एक तो होता है सामान्य अध्ययन जिसमें आप सामान्य से देखेंगे कि किन किन लोगों को लाभ पहुंचा, योजना आखिर में है क्या, कैसे इसका फ़ायदा मिलता है, एंड कौन से लोग जो हैं उनको इससे लाभ हुआ, कितने % लोगों को लाभ हुआ। तो ये होता है साधारण अध्ययन। एक होता है आलोचनात्मक अध्ययन। इसमें क्या किया जाता है? आलोचनात्मक अध्ययन में ये देखा जाता है कि इस योजना से, कोई भी योजना हो सकती है XYZ, ठीक है, इस योजना से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, दोनों चीज़ों का इक्वली अध्ययन किया जाता है। वो होता है आलोचनात्मक अध्ययन। मतलब तारीफ भी की जाती है एंड उसका क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक
अन्वेषण जो है इसमें भी आलोचनात्मक अध्ययन शामिल होता है। इसमें तथ्य, प्रमाण, सिद्धांत और व्याख्या सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है उसको इलेक्शन में कितने वोट मिले, ये तथ्य हो गया। ठीक है, प्रमाण, लोगों से इंटरव्यू लिया गया तो लोगों की ज़ुबानी या फिर ईवीएम के आंकड़े, ये प्रमाण हो गया, सबूत हो गया। सिद्धांत, इन सब का यूज़ किया जाता है इसमें। ये राजनीति को मत या विचारधारा नहीं बल्कि अध्ययन की वस्तु मानता है। राजनीतिक अन्वेषण की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो ये व्यवस्थित होता है, वैज्ञानिक होता है। ठीक है, जो राजनीतिक अन्वेषण होता है इसमें कई पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे अनुभवजन्य अध्ययन, ठीक है, तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक विश्लेषण, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। इन सारी पद्धतियों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से राजनीतिक अन्वेषण जो है ये हम बोल सकते हैं व्यवस्थित होता है, वैज्ञानिक होता है। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति क्या है? इसमें तुलना की जाती है। अनुभवजन्य जो है एम्पेरिकल, इसमें गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि इसके गुण क्या है, दोष क्या है, गुण और दोष का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक विश्लेषण में ये देखा जाता है, मान लो कोई योजना बनाई सरकार ने, तो इतिहास में ऐसी कोई योजना आई थी या नहीं। ठीक है, तो वो ऐतिहासिक विश्लेषण होता है, इतिहास से उसको कंपेयर किया जाता है, इतिहास में पहले ऐसे हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, ये सब, तो इस तरीके से इन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, तो राजनीतिक अन्वेषण जो है और भी व्यवस्थित और वैज्ञानिक बन जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठता की ओर प्रयास किया जाता है। ठीक है, हालांकि पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव ही नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमें सब्जेक्टिव होना ही पड़ता है। वस्तुनिष्ठता मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि हम जो तथ्य है, जो आंकड़े हैं, जो प्रमाण है, उसको एज इट इज़ उपयोग करें, उसमें हम अपने विचारों, अपने भावों को शामिल ना करें। ठीक है, हम निष्पक्ष बने रहें, हम अपने विचारों को उसमें ऐड ऑन ना करें, यही होती है पूर्ण वस्तुनिष्ठता। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जो है, मतलब ह्यूमन प्रिडिक्शन जो है कि ऐसा हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा, अपने विचार जब हम उसमें शामिल कर देते हैं तो वो होते हैं व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। एंड व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जो है वो देखे जाते हैं राजनीतिक अन्वेषण में। हालांकि ये कहा जाता है कि तथ्य और साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, एंड इसी के आधार पर निष्कर्ष निकालने चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक। राजनीतिक अन्वेषण जो इसमें व्याख्या की जाती है घटनाओं की, राजनीतिक घटना, उसके कारण क्या रहे, प्रभाव क्या थे, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, इन सब की व्याख्या भी होती है। एंड आलोचना भी की जाती है मौजूदा संस्थाओं की और नीतियों की। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक अन्वेषण के प्रमुख क्षेत्र। तो राजनीतिक अन्वेषण के प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं? प्रमुख क्षेत्र का मतलब है कौन कौन से क्षेत्र है जिसका इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक अन्वेषण जो है, जैसे कि नाम ही हो गया राजनीतिक, तो राजनीति से जुड़े सभी क्षेत्रों का इसमें अध्ययन होता है, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो सरकार हो। ठीक है, संविधान, कानून, सत्ता, अधिकार, इन सब का अध्ययन होता है। कोई राजनीतिक दल कैसे बन रहा है, कैसे चुनाव में भाग ले रहा है, ठीक है, जनमत कितना है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, सार्वजनिक नीतियाँ कौन कौन सी बनाई जा रही है, इम्प्लीमेंट की जा रही है, इन सब का ओवरऑल अध्ययन इसमें शामिल होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमें राजनीतिक अन्वेषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो राजनीतिक वास्तविकता को समझने के लिए पॉलिटिकल रियलिटी क्या है, ठीक है, बिना अन्वेषण के, बिना राजनीतिक अन्वेषण के, पॉलिटिकल इंक्वायरी के बिना हम नहीं समझ सकते कि राजनीति असल में है क्या। तो राजनीति की असलियत जानने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि राजनीति केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नीतियाँ भी शामिल हैं। कुछ लोग बोलते हैं राजनीति सिर्फ चुनाव है, नहीं, राजनीति सिर्फ चुनाव तक शामिल नहीं होती। ठीक है, चुनाव तक ही सीमित नहीं होती। राजनीति जो है इसमें और भी क्षेत्र होते हैं, सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होती है। इसमें नीतियाँ भी शामिल है, नीति बनाना, नीति लागू करना, सत्ता का आपस में क्या संबंध है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में क्या कनेक्शन है, ठीक है, सामाजिक प्रभाव क्या है किस पार्टी का, ये सब इसमें शामिल होता है। एंड ये हमें पता चलता है राजनीतिक अन्वेषण के ज़रिए। राजनीतिक अन्वेषण इन जटिल वास्तविकताओं को समझने में सहायता करता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक अन्वेषण से नागरिक जागरूक होते हैं, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ठीक है, सत्ता के दुरुपयोग को ये उजागर करता है। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है,
वो क्या कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, अपनी शक्तियों का मिसयूज़ कर रही है। तो पॉलिटिकल इंक्वायरी अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पार्टी है एंड ये इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एंड फिर उसको हम लोगों के सामने ला पाएंगे, जिससे लोग जागरूक होंगे, नागरिक जागरूक होंगे एंड अगले इलेक्शन में उसको वोट नहीं देंगे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक अन्वेषण से लोकतंत्र भी मजबूत होता है, क्योंकि लोग जागरूक होते हैं एंड सत्ता के दुरुपयोग को हम रोक पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या के लिए। ये समझने में मदद करता है कि लोग मतदान क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते, राजनीतिक आंदोलन में भागीदारी क्यों बढ़ती है या क्यों घटती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नीति निर्माण और मूल्यांकन में सहायक। ये नीति बनाने में भी सहायक होता है। ठीक है, मूल्यांकन करने में भी सहायक होता है। इसके माध्यम से नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है कि नीतियाँ जो है वो कितनी प्रभावी हैं। ठीक है, नीतियों की प्रभावशीलता क्या है, ये नीतिगत सुधारों के सुझाव भी देता है। ठीक है, नीतियाँ जो है उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसका सुझाव भी हमें राजनीतिक अन्वेषण के जरिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक न्याय और समानता को समझने में भी मदद करता है। ठीक है, सत्ता, वर्ग, जाति, लिंग, पहचान से जुड़े प्रश्नों का भी अध्ययन हम कर पाते हैं इसके ज़रिए। सामाजिक असमानताओं को उजागर करता है। ठीक है, पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक अन्वेषण से हमें ये भी पता चलता है कि समाज में असमानताएं कौन कौन सी हैं। सत्ता, वर्ग, जाति, लिंग और पहचान से जुड़े प्रश्नों का भी हम अध्ययन कर पाते हैं। न्यायपूर्ण व्यवस्था की दिशा भी हमें दिखाई पड़ती है इसके ज़रिए। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन को समझने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये स्पष्ट करता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे बदलती है, कैसे नए विचार और आंदोलन उभरते हैं, कैसे चुनाव होते हैं, कैसे चुनाव के ज़रिए सत्ता बदल जाती है, राजनीतिक व्यवस्था बदल जाती है, कैसे नए विचार और आंदोलन आते हैं। ठीक है, तो इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। आइए अब देखते हैं हम राजनीतिक अन्वेषण की सीमाएं क्या है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि राजनीति मूल्य आधारित विषय है, इसलिए इसमें पूर्ण तटस्थता नहीं हो सकती। ठीक है, मानवीय व्यवहार की जटिलता होती है एंड सटीक भविष्यवाणी जो है ये कठिन दिखाई देती है इसमें। ठीक है, सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम कि यही पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या नहीं, हो सकता है एंड टाइम पे कोई और पार्टी जीत जाए, एंड इसमें पूर्ण तटस्थता भी नहीं होती। ठीक है, पूर्ण निष्पक्षता भी नहीं होती। जो इंक्वायरी कर रहा है वो अपने भावों विचारों को भी इसमें डाल देता है। ठीक है, मानवीय व्यवहार जो है वो भी जटिल होता है, इससे हम इसी वजह से अच्छे से इसको जान नहीं पाते। ठीक है, फिर भी इन सीमाओं के बावजूद राजनीतिक अन्वेषण अत्यंत आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये है अनुसंधान समस्या की परिभाषा दीजिए, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, एक अच्छी अनुसंधान समस्या जो है इसकी विशेषता क्या होती है, आइए देखते हैं। तो किसी भी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की शुरुआत, कोई भी हम रिसर्च कर रही है सोशल साइंस से रिलेटेड, उन सब की शुरुआत जो है वो एक समस्या से होती है। पहले एक समस्या आती है, फिर हम उसके ऊपर उससे रिलेटेड प्रश्न का निर्माण करते हैं, फिर हम अपना अनुसंधान शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है उसकी शुरुआत एक समस्या से ही होती है। अगर अनुसंधान समस्या स्पष्ट नहीं है तो शोध की दिशा भी अस्पष्ट हो जाती है। मतलब अगर हमें यही नहीं पता कि समस्या क्या है तो हम उसके ऊपर रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समस्या क्या है। अगर समस्या नहीं पता तो शोध भी नहीं हो पाएगा एंड परिणाम अविश्वसनीय हो जाएंगे। इसलिए अनुसंधान समस्या को शोध की आधारशिला माना जाता है। ठीक है, मतलब रिसर्च का बेस है। अगर जो अनुसंधान समस्या है वो ही नहीं होगी तो शोध यानी कि रिसर्च भी नहीं हो सकती। ठीक है, आइए अब देखते हैं अनुसंधान समस्या की परिभाषा। तो अनुसंधान समस्या जो होती है ये स्पष्ट, सीमित और शोध योग्य प्रश्न या स्थिति होती है। ठीक है, मतलब अनुसंधान समस्या जो है ये एक प्रश्न होता है या एक स्थिति होती है। ठीक है, जो कि स्पष्ट होती है एंड शोध योग्य होती है, जिस पर व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता होती है।
दूसरे शब्दों में कहे तो अनुसंधान समस्या वो बौद्धिक चुनौती है जिसका समाधान मौजूदा ज्ञान से संभव नहीं है, जिसके लिए हमें शोध करना होगा, जिसके लिए नया शोध आवश्यक है। ठीक है, कई ऐसी समस्या होती है जिनका हल या जिनका समाधान हम अपने मौजूदा ज्ञान से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हायर एजुकेशन में फीमेल रेशो कम है। ठीक है, कम महिलाएं हैं जो कि हायर एजुकेशन ले पाती हैं, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये एक समस्या है। ठीक है, कि महिलाएं हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, घर की जिम्मेदारियों में उन्हें बांध दिया जाता है, तो ये एक समस्या हो गई। ठीक है, अब इस समस्या का समाधान अगर हमें करना है, इसके बारे में और डिटेल में अगर हमें जानना है, तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर हमें रिसर्च करनी होती है। तो यही है अनुसंधान समस्या। कोई भी ऐसी स्थिति, कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि शोध योग्य हो, जो कि स्पष्ट हो। ठीक है, जो कि सीमित हो, ज़्यादा व्यापक ना हो। ठीक है, एंड जिस पर व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता हो। ठीक है, वही होती है अनुसंधान समस्या। सरल शब्दों में कहें तो जिस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति से खोजा जाना है, वही अनुसंधान समस्या है। अनुसंधान समस्या जो है, इसकी प्रकृति क्या है, ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, जैसे महिलाएं हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो ये सामाजिक समस्या भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति है। ये समस्या जो है तथ्यात्मक भी हो सकती है, फैक्चुअल भी हो सकती है। फैक्चुअल मतलब कि महिलाएं जो है उनकी संख्या कम है, आबादी कम है, इसलिए महिलाएं कम है जो कि पहुंच पा रही है उच्च शिक्षा तक, तो ये हो गया तथ्यात्मक। व्याख्यात्मक भी हो सकता है कि महिलाएं जो हैं उनको घर की जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है या परिवार वाले अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके की व्याख्यात्मक समस्या भी हो सकती है। इसका हल व्याख्यात्मक भी हो सकता है एंड तुलनात्मक भी हो सकता है, जिसमें हम कंपैरिजन करें। ठीक है, आइए अब देखते हैं एक अच्छी अनुसंधान समस्या की विशेषता क्या होती है। तो एक अच्छी अनुसंधान समस्या की विशेषता है कि ये स्पष्ट होती है। ठीक है, स्पष्ट मतलब कि सरल भाषा में होती है। ठीक है, अनुसंधान समस्या के लिए ज़रूरी है कि स्पष्ट हो, सरल भाषा में हो एंड अस्पष्ट या भ्रमित करने वाली ना हो। ठीक है, उदाहरण के लिए लोकतंत्र की समस्या, हमें ऐसे नहीं बोलना लोकतंत्र की समस्या, हम ऐसे बोल सकते हैं कि भारत में युवा मतदाताओं की राजनीतिक भागीदारी में गिरावट के कारण। तो ये क्या है, ये स्पष्ट लग रहा है। अगर कोई आपसे साफ साफ पूछे लोकतंत्र की समस्या बताओ, तो ये अस्पष्ट है, आपको खुद नहीं पता कि लोकतंत्र की मैं क्या समस्या बताऊं। तो इसमें हमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा कि प्रश्न क्या है। लेकिन अगर हम बोलें भारत में युवा मतदाताओं की राजनीतिक भागीदारी में गिरावट के कारण बताओ, तो ये स्पष्ट लगता है, सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि हमें इसमें ये आंसर देना है या इसमें हमसे ये पूछा गया है। तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो कि स्पष्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है शोध योग्यता। रिसर्चेबल होनी चाहिए समस्या। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछे जा रहे हैं, नहीं। जो समस्या होती है, अनुसंधान समस्या, रिसर्च प्रॉब्लम, वो शोध योग्य होनी चाहिए। ऐसी समस्या होनी चाहिए जिस पर हम डेटा कलेक्ट कर सकें, जिसे वैज्ञानिक विधियों से जांचा जा सके। ठीक है, केवल दार्शनिक या नैतिक प्रश्न नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिस पर डेटा कलेक्ट कर सके हम। ठीक है, नेक्स्ट है सीमित और विशिष्ट। जो अनुसंधान समस्या है ये सीमित और विशिष्ट होनी चाहिए, बहुत व्यापक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समय, क्षेत्र और विषय की दृष्टि से सीमित होनी चाहिए, इससे गहराई से अध्ययन संभव हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नया योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी, आपको रिसर्च प्रॉब्लम दी गई, कोई क्वेश्चन दिया गया एंड उसका आंसर आप AI के थ्रू निकाल कर लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। उस पर आपको रिसर्च करनी होगी, कुछ नया योगदान देना है। ठीक है, ओरिजिनलिटी मतलब कि उसमें हम अपनी वैल्यूज़ को ऐड करें, अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान के ज़रिए विश्लेषण करके कुछ नया क्रिएट करें। ठीक है, तो वो होती है ओरिजिनलिटी। पहले से हुए शोध की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रासंगिकता होनी चाहिए, समाज और राजनीति से जुड़ी होनी चाहिए वो समस्या। ठीक है, अगर आप इंडिया के होकर
पूछ रही है एलियंस के बारे में, ठीक है, कि या फिर अगर आप ये समस्या लेकर आ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है, या है तो क्यों है, या फिर अगर जीवन संभव है वहाँ पे तो हम वहाँ पे क्यों नहीं रह रहे, अगर आप ऐसी समस्या लेके आएंगे तो इसका अध्ययन नहीं हो पाएगा, ये प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। तो समस्या प्रासंगिक होनी चाहिए, समाज और राजनीति से जुड़ी होनी चाहिए, वर्तमान समय में महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। व्यवहारिकता होनी चाहिए, शोधकर्ता के समय संसाधन योग्यता के भीतर समस्या का अध्ययन संभव होना चाहिए, ठीक है। समस्या जो है इसका स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए कि समस्या से जो शोध है उससे क्या हासिल करना है, ठीक है, क्या हमें पता लगाना है, कौन से प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, ये उद्देश्य हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सैद्धांतिक आधार, एक अच्छी समस्या जयी सिद्धांतों और अवधारणाओं से जुड़ी होती है, केवल वर्णनात्मक नहीं होती। तो समस्या ऐसी होनी चाहिए जो कि सिद्धांतों से अवधारणाओं से जुड़ी हुई हो, वर्णनात्मक ना हो। नैतिक स्वीकार्यता होनी चाहिए, ऐसी समस्या होनी चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो कि नैतिक मानकों के अनुरूप हो एंड किसी समुदाय या व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं अनुसंधान समस्या और अनुसंधान प्रश्न में अंतर क्या होता है। अनुसंधान समस्या एंड अनुसंधान प्रश्न क्या अलग अलग होते हैं। तो देखिए, अनुसंधान समस्या जो है व्यापक बौद्धिक मुद्दा होता है, ठीक है। ये एक बौद्धिक मुद्दा है जो कि हमारी बुद्धि से जुड़ा होता है एंड हम बुद्धि का उपयोग करके उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। अनुसंधान प्रश्न जो है ये उसी समस्या से निकला कोई विशिष्ट प्रश्न हो सकता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। अनुसंधान समस्या जो है ये अनुसंधान की दिशा, गहराई और गुणवत्ता तय करती है, ठीक है। एक अच्छी अनुसंधान समस्या जो है ये स्पष्ट होती है, शोध योग्य होती है, ठीक है, सीमित, प्रासंगिक और मौलिक होती है एंड सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की सफलता को सुनिश्चित करती है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं वो है अनुसंधान अभिकल्पना। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसका अर्थ और इसके प्रमुख घटक बताइए। तो अनुसंधान अभिकल्पना जो है ये वो योजनाबद्ध ढांचा होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसके माध्यम से ये तय किया जाता है कि किसी अनुसंधान समस्या का अध्ययन कैसे, किस पद्धति से, किस प्रकार के आंकड़ों के आधार पर और किस क्रम में किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक ब्लूप्रिंट होता है कि हम कैसे किसी रिसर्च प्रॉब्लम, किसी अनुसंधान समस्या का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा जाता है। मान लीजिए कोई अनुसंधान समस्या है, ठीक है, अब उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, किस पद्धति का उपयोग करेंगे, कौन से आंकड़े उपयोग में लाएंगे, ठीक है, किस क्रम में उपयोग में लाएंगे, इन सब का एक ब्लूप्रिंट, एक ढांचा तैयार किया जाता है। उसी को रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। मतलब कि हम पहले से ही अभिकल्पना कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं मन में कि हम ये प्रॉब्लम है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम ये है एंड इस पर हम ऐसे ऐसे अध्ययन करेंगे, ऐसे ऐसे इन पद्धतियों का उपयोग करके हम अध्ययन करेंगे। ये पहले डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन में। सरल शब्दों में कहे तो रिसर्च डिज़ाइन अनुसंधान की पूरी कार्य योजना होती है, मतलब कैसे हम रिसर्च करेंगे, इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, ये सब रिसर्च डिज़ाइन में तय किया जाता है। ये शोधकर्ता को मार्गदर्शन देती है कि कैसे शोध को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विश्वसनीय ढंग से पूरा किया जाए। ये सुनिश्चित करती है कि समय की या संसाधनों की बर्बादी ना हो, ठीक है, परिणाम वस्तुनिष्ठ हो, ऑब्जेक्टिव हो, शोध निष्कर्ष विश्वसनीय हो, ठीक है, मतलब वैध निष्कर्ष होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं अनुसंधान अभिकल्पना के प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो अनुसंधान अभिकल्पना मतलब कि रिसर्च डिज़ाइन के कई घटक होते हैं। मुख्य घटक देख लेते हैं। पहला है अनुसंधान समस्या का चयन। सबसे पहले जब भी रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाता है तो उसके लिए हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमारी समस्या क्या है जिस पर हमें रिसर्च करनी है। अनुसंधान समस्या का चयन किया जाता है। शोध की शुरुआत स्पष्ट और सीमित समस्या से होती है, ठीक है। समस्या प्रासंगिक होनी चाहिए, रिलीवेंट, व्यवहारिक होनी चाहिए एंड अध्ययन योग्य होनी चाहिए, जिस पर हम अध्ययन कर सके, शोध कर सके।
अस्पष्ट समस्या से भ्रमित निष्कर्ष निकल सकते हैं, तो इसलिए समस्या स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी के कारण। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पष्ट है। ऐसी ही समस्या हमें निकालनी है, ऐसी ही समस्या का हमें चयन करना है जो कि स्पष्ट हो। ठीक है, जो कि अध्ययन योग्य हो, जिस पर हम अध्ययन कर सकें। नेक्स्ट आता है अनुसंधान उद्देश्य। अब हमने समस्या का चयन कर लिया, उसके बाद उद्देश्य देखा जाता है। उद्देश्य में हम ये डिसाइड करते हैं कि शोधकर्ता मतलब कि हम जो है वो इस रिसर्च के ज़रिए क्या क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, अनुसंधान उद्देश्य ये बताता है कि शोधकर्ता क्या जानना चाहता है रिसर्च के ज़रिए। उद्देश्य स्पष्ट, मानवीय, मापनीय मतलब मापन योग्य और व्यावहारिक होने चाहिए। उद्देश्य दो प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य मतलब कि जो जनरल मोटिव होता है। ठीक है, एंड विशिष्ट उद्देश्य मतलब अगर हमारा कोई विशेष उद्देश्य है, जैसे मान लीजिए भारत में बेरोजगारी के कारण, तो इसका स्पष्ट उद्देश्य है ये हो सकता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी है क्यों, सिर्फ नॉर्मल अपनी नॉलेज के लिए। विशिष्ट उद्देश्य है कि हम इस फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं, या हम सरकार के पास जाकर सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। आइए अब देखते हैं, नेक्स्ट आता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। इसमें क्या किया जाता है, अनुसंधान प्रश्न लिखा जाता है। परिकल्पना एक अनुमानित कथन होती है जिसे शोध के द्वारा जांचा जाता है। ये अनुसंधान प्रश्न हो सकता है। ठीक है, गुणात्मक शोध में अनुसंधान प्रश्न अधिक उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुसंधान पद्धति। ये तय करता है कि शोध कैसे किया जाएगा, शोध की पद्धति क्या होगी, ऐतिहासिक होगा या सर्वेक्षण हम करेंगे। ऐतिहासिक में ये होता है कि हम ऐतिहासिक जो डेटा है वो अपना सर्च करेंगे। ठीक है, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, इन सब पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। वर्णनात्मक जिसमें हम डिस्क्राइब करें प्रॉब्लम को, प्रयोगात्मक जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, गुणात्मक जिसमें हम क्वालिटीज़ देखें उसकी, मात्रात्मक जिसमें हम फैक्चुअल डेटा देखें। ठीक है, कि बेरोज़गारी है तो इतने साल से इतने प्रतिशत बेरोज़गारी बढ़ी है, कुल आबादी में इतने लोग बेरोज़गार हैं, ये सब कुछ। ठीक है, ये सब आ जाएगा मात्रात्मक में। उसके बाद डेटा का स्रोत होता है कि हम डेटा जो है वो कौन से सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे। डेटा जो है दो प्रकार का होता है, प्राथमिक डेटा जिसमें हमारा आता है साक्षात्कार, प्रश्नावली और अवलोकन। ठीक है, प्राथमिक डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है, जैसे हम किसी का इंटरव्यू ले गए हैं पहली बार। ठीक है, प्रश्नावली, प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से, अवलोकन कर रहे हैं किसी का। अवलोकन मतलब कि कोई व्यक्ति है वो कैसे अपना हर काम कर रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो अपना काम टाइम से कर रहा है। ठीक है, क्या उसकी खूबियाँ हैं, इन सब का हम अवलोकन कर रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं, नोटिस करना होता है अवलोकन। ठीक है, तो ये सब आता है प्राइमरी डेटा में। एक होता है द्वितीयक डेटा, सेकेंडरी डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं किसी और की अध्ययन की जो बातें हैं उनको पढ़कर उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने पहले रिसर्च कर रखी है इस चीज़ के ऊपर, एंड हम फिर उसके जो सोर्सेज हैं उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। जैसे पुस्तकें, पुस्तकों में पहले किसी ने अध्ययन किया होगा तभी तो वो पुस्तकों में लिखा गया। ठीक है, तो पुस्तकें जो है वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। सरकारी रिपोर्ट, जनगणना आंकड़े, शोध पत्रिकाएं। ठीक है, ये सब सेकेंडरी डेटा होती हैं। उसके बाद नमूना चयन किया जाता है, सैम्पलिंग डिज़ाइन। हम ये सोचते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें रिसर्च करनी है, तो हम रिसर्च किन लोगों पर करेंगे। ठीक है, तो नमूना चयन मतलब सैंपल कौन होगा हमारी रिसर्च का। जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाने जाए तो उसके लिए भी आपको सैंपल देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, हमें कोई भी शोध समस्या है उसका अनुसंधान करना है तो उसके लिए हमको नमूना चूज़ करना पड़ता है, नमूना चयन करना पड़ता है, सैंपल चूज़ करना पड़ता है। ठीक है,
तो ये पूरी जनसंख्या के स्थान पर किसी प्रतिनिधि समूह का चयन भी किया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है। तो बड़ी समस्या के लिए हम ज़रूरी तो नहीं है पूरी जनसंख्या का ही डेटा कलेक्ट करें, पूरी जनसंख्या में जितने लोग हैं सबसे जा जाकर पूछो उस समस्या के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी जनसंख्या से हम सैंपल कलेक्ट करें। नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिनिधि समूह का चयन कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि समूह मतलब कि कुछ लोगों को चूज़ कर लेंगे जो कि क्या करेंगे, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने 10, 15 या 100 लोग चूज़ कर लिए। ठीक है, जिनसे हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे। अब वो जो 10 या 100 लोग हैं वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पूरी सोसाइटी को। उन 100 लोगों के विचारों के आधार पे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, पूरी सोसाइटी के ये विचार हैं। ठीक है, अब नमूना जो है वो यादृच्छिक भी हो सकता है कि हम रैंडमली किसी को भी चूज़ कर लें। ठीक है, बाजार में जा रहे किसी भी व्यक्ति को रैंडमली रोक कर उससे पूछ लें, तो वो होता है यादृच्छिक नमूना। एक होता है स्तरीकृत, ठीक है, एक होता है उद्देश्यपूर्ण। हमें मान लीजिए बेरोजगारी से संबंधित समस्या का अध्ययन करना है, तो हम युवाओं को पकड़ रहे हैं, युवाओं से पूछ रहे हैं जो कि बेरोजगार है, तो हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण। हम उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं जिनके बारे में जानना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा नमूना निष्कर्षों को अधिक विश्वसनीय बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा संग्रह की विधि। क्या विधि होती है डेटा कलेक्ट करने की, कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो प्रश्न पूछकर, ठीक है, प्रश्नावली के ज़रिए, अनुसूची के ज़रिए, मतलब सूची बना लेंगे, उसमें फिर सूची में जो जो हमने टॉपिक्स लिखे हैं, सब टॉपिक्स लिखे हैं, उनके बारे में पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद साक्षात्कार गाइड के ज़रिए, इंटरव्यू लेकर मतलब कि, ठीक है, अवलोकन सूची के ज़रिए, इन सब के ज़रिए हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इनका निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट आता है डेटा विश्लेषण और व्याख्या। इसमें क्या होता है, इसमें जो एकत्रित आंकड़े होते हैं इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तालिकाकरण मतलब कि टेबल में लिखा जाता है उसको, और उसका विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है एंड निष्कर्षों की तार्किक व्याख्या की जाती है। ठीक है, मतलब कि जो निष्कर्ष होते हैं तर्क के आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है। अब नेक्स्ट और लास्ट आता है समय और संसाधन योजना। अब जो रिसर्च की अनुसंधान की अभिकल्पना होती है, इसमें समय और संसाधन की भी योजना बनाई जाती है कि शोध को कितने टाइम में हमें पूरा करना है। ठीक है, अगर टाइम लिमिट हम सेट नहीं करेंगे तो कई साल लग जाएंगे उसको पूरा करने में, आलस आता रहेगा हमें। ठीक है, कि अभी तो बहुत टाइम है, तो इसलिए टाइम लिमिट सेट करनी होती है। एंड वित्तीय और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना पड़ता है कि कितने पैसों से रिलेटेड हमारा खर्चा आ जाएगा एंड कितने लोग हमें चाहिए ये रिसर्च करने के लिए। अब एक व्यक्ति तो रिसर्च नहीं कर सकता, जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसके लिए भी कई व्यक्तियों को काम दिया जाता है जनगणना करने का। ठीक है, तो ऐसे ही रिसर्च अगर हमें करनी है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक व्यक्ति करे ये पॉसिबल ही नहीं है, हमें मानवीय संसाधन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसमें चूज़ किया जाता है कि हम कितने मानवीय संसाधन मतलब कितने लोगों को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस रिसर्च के लिए। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस सब्जेक्ट का वो है अनुसंधान प्रश्न, अर्थ और निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। अनुसंधान प्रश्न का अर्थ क्या है एंड ये कैसे निर्मित किए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। अनुसंधान प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये वो स्पष्ट, केंद्रित और अध्ययन योग्य प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर खोजने के लिए अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि स्पष्ट हो, केंद्रित हो, ठीक है, एंड जिनके उत्तर खोजने लायक हो। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए जिसका उत्तर हम खोज पाएँ। तो ऐसे जो प्रश्न हैं जो कि स्पष्ट हो, केंद्रित हो, अध्ययन योग्य हो एंड जिनके उत्तर खोजने के लिए अनुसंधान किया जाता है वो ही अनुसंधान प्रश्न कहलाते हैं। ये प्रश्न जो ये तय करते हैं कि शोध का दायरा, दिशा और उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, शोध का दायरा मतलब कि शोध में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, दिशा क्या होगी, कौन सी दिशा में हमें रिसर्च करनी है अपनी। ठीक है,
पॉलिटिकल फील्ड में या सोशल फील्ड में या इकोनॉमिक फील्ड में, ये सब इसमें शामिल होता है दिशा में। एंड उद्देश्य मतलब कि रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमारा, क्या हम अपने मनोरंजन के लिए उद्देश्य कर रहे हैं या लोगों को नॉलेज देने के लिए या खुद नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ प्रश्न तय करता है। जो अनुसंधान प्रश्न है वो ये सब तय करता है। सरल शब्दों में कहे तो अनुसंधान प्रश्न बताते हैं कि शोधकर्ता वास्तव में क्या जानना चाहता है, ठीक है, क्या शोधकर्ता के मन में है जानने की। अनुसंधान प्रश्न विशेष रूप से गुणात्मक अनुसंधान में अधिक उपयोगी होते हैं, जहाँ पर परिकल्पना के बजाय खोज और व्याख्या पर बल दिया जाता है। तो अनुसंधान प्रश्न जो है ये गुणात्मक अनुसंधान में ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिकल्पना के बजाय खोज और व्याख्या पर बल दिया जाता है, खोज पर और व्याख्या पर, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं अनुसंधान प्रश्नों की विशेषता क्या है। तो अच्छे अनुसंधान प्रश्न वो होते हैं जो कि स्पष्ट हो, सरल हो, ज़्यादा व्यापक ना हो, ठीक है, या बहुत संकीर्ण ना हो, व्यवहारिक हो, ठीक है, उत्तर देने योग्य हो, जिन पर उत्तर हम प्राप्त कर सकें, एंड जो शोध के उद्देश्य से जुड़े हुए हो, मापनीय हो, जिनका मापन किया जा सके एंड विश्लेषण किया जा सके, ऐसे प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अनुसंधान प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो ये कई चरणों में होते हैं। चरण 1 जो है इसमें अनुसंधान समस्या की पहचान की जाती है, ठीक है, कि रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले एक स्पष्ट अनुसंधान समस्या का चयन किया जाता है। समस्या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या शैक्षिक हो सकती है, ठीक है। तो समस्या की पहचान कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, एंड समस्या कैसी भी हो सकती है, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक या फिर शैक्षिक भी। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। चरण 2 होता है, इसमें अध्ययन क्षेत्र को सीमित किया जाता है कि हम अध्ययन कहाँ पे करेंगे, पूरे भारत में करेंगे या भारत के राज्य में करेंगे या किसी राज्य के जिले में करेंगे, ठीक है। जैसे उत्तर भारत के ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी का कारण, ठीक है, तो इसमें अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर दिया। समस्या को जब स्थान, समय या समूह के अनुसार सीमित किया जाता है तो इससे प्रश्न अधिक स्पष्ट बनता है, ठीक है। चरण 3 होती है साहित्य समीक्षा। इसमें क्या किया जाता है, लिटरेचर को रिव्यू किया जाता है। पूर्व में जो शोध हुए थे उस विषय के ऊपर, उस विषय से संबंधित एंड उस विषय पर किए गए शोधों से संबंधित पुस्तक और लेखों का अध्ययन किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि अध्ययन कैसे हुआ पहले, क्या अध्ययन हो चुका है या नहीं, किन प्रश्नों पर अभी भी शोध की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुसंधान उद्देश्यों का निर्धारण। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये तय किया जाता है कि अनुसंधान से, रिसर्च से हमें क्या प्राप्त होगा। उद्देश्य के आधार पर ही प्रश्न बनाए जाते हैं, जो हमारा उद्देश्य है उसी के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। उसके बाद चरण 5 होता है, इसमें प्रारंभिक अनुसंधान प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। सामान्य प्रश्नों से शुरुआत की जाती है, जैसे क्या, कैसे, क्यों, किस हद तक, इन सब शब्दों से प्रश्न बनाए जाते हैं। मतलब बेरोजगारी क्या है, या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी क्यों है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस हद तक बेरोजगारी है। इन सब शब्दों का उपयोग करके, क्या, कैसे, क्यों, किस हद तक, इन शब्दों का उपयोग करके अनुसंधान जो है उससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण बेहतर तरीके से किया जाता है, ठीक है। जैसे शिक्षा और बेरोजगारी के बीच क्या संबंध है, ठीक है। उसके बाद चरण 6 होता है, इसमें क्या किया जाता है, चरण 6 में प्रश्नों की जांच और सुधार किया जाता है। ये देखा जाता है कि प्रश्न उत्तर देने योग्य है या नहीं, उपलब्ध डेटा से जुड़े हैं या नहीं, जो हमारे पास डेटा है अवेलेबल उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही होना चाहिए, ठीक है। शोध के उद्देश्य से ये मेल खा रहा है या नहीं, इन सब की जांच की जाती है। उसके बाद प्रश्न को अंतिम रूप दे दिया जाता है। अनावश्यक या दोहराए गए प्रश्न हटा दिए जाते हैं, सीमित, स्पष्ट और तार्किक प्रश्न रखे जाते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं अनुसंधान प्रश्नों के प्रकार क्या क्या हैं। पहले होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है, स्थिति का वर्णन किया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति क्या है, तो ये वर्णनात्मक प्रश्न हो गया। जो इसका उत्तर देगा वो पूरा वर्णन करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पूरा उसको डिस्क्राइब करेगा। तो ये होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। नेक्स्ट आता है व्याख्यात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है, जो
हमारा व्याख्यात्मक प्रश्न होता है, इसमें कारण और संबंध पता चलता है हमें, जैसे ग्रामीण बेरोजगारी के पीछे कारण क्या है, पूर्ण व्याख्या कर पाते हैं इसमें हम। ठीक है, उसके बाद आते हैं तुलनात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है, ये तुलना पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसमें तुलना हो गई है शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी के बीच में। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। अनुसंधान प्रश्न अनुसंधान की दिशा तय करते हैं। अच्छे प्रश्न ही अच्छे अनुसंधान की नींव होते हैं। एक स्पष्ट वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया अनुसंधान प्रश्न जयी शोध को केंद्रित बनाता है, अनावश्यक सामग्री से बचाता है और निष्कर्षों को अधिक सार्थक बनाता है। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहित्य समीक्षा का अर्थ और महत्व समझाइए। साहित्य समीक्षा के ऊपर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य समीक्षा होती क्या है। साहित्य समीक्षा जो इसका अर्थ होता है, किसी चुनी हुई अनुसंधान समस्या से संबंधित पहले से उपलब्ध पुस्तकों, शोध पत्रों, शोध प्रबंधों, रिपोर्टों, लेखों और दस्तावेजों का व्यवस्थित, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो साहित्य अवेलेबल होते हैं, देखिए मान लो बेरोजगारी से जुड़ी समस्याएं, अब इसके ऊपर पहले भी कई लोगों ने शोध किया होगा। बेरोजगारी ऐसा तो नहीं है कि लेटेस्ट टॉपिक है या लेटेस्ट प्रॉब्लम है, बेरोजगारी तो कई सालों से है। ठीक है, तो पहले भी कई लोगों ने इस पर रिसर्च भी की होगी एंड इसके ऊपर अपनी रिसर्च को पब्लिश भी किया होगा, किसी बुक में, किसी मैगजीन में या कहीं भी। कोई भी रिसर्च करता है, डेटा कलेक्ट करता है तो उसको पब्लिश तो करता ही है, ये तो कॉमन सी बात है। तो वो जो पब्लिकेशंस होते हैं उन्हीं को हम लिटरेचर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साहित्य समीक्षा में हम ये देखते हैं कि हमने जो अनुसंधान समस्या चुनी है उससे संबंधित पुस्तक, शोध पत्र, शोध प्रबंध पहले से मौजूद है या नहीं। ठीक है, उससे संबंधित रिपोर्ट, लेख, दस्तावेज, इनका अध्ययन किया जाता है। व्यवस्थित, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, मतलब जो पहले से लिटरेचर हमारे पास है, जो कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसका हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा ये जानने की प्रक्रिया है कि किसी विषय पर पहले क्या, कितना और कैसे शोध किया जा चुका है। ठीक है, ये केवल सामग्री का संग्रह नहीं होता, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, उसका विश्लेषण भी किया जाता है, तुलना भी की जाती है, मूल्यांकन भी किया जाता है और निष्कर्ष भी निकाला जाता है। तो ये एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, संकीर्ण प्रक्रिया नहीं है, व्यापक है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन, निष्कर्ष, सब कुछ शामिल होता है इसमें। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं साहित्य समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो साहित्य समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं ये है कि ये पूर्व शोध पर आधारित होती हैं। ठीक है, मतलब पहले से जिस विषय पर शोध हो चुका है उस पर आधारित होती हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाती है, इसमें आलोचना भी शामिल होती है उस विषय की, जैसे बेरोजगारी है तो इसकी आलोचना भी मिलेगी। ठीक है, शोध समस्या को स्पष्ट करती है, शोध में मौलिकता को सुनिश्चित करती है, मतलब कि ओरिजिनलिटी हो उसमें, ऐसा ना हो कि हम किसी और का लिखा हुआ कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, शोध को सैद्धांतिक आधार भी प्रदान करती है। आइए अब देखते हैं साहित्यिक समस्या का महत्व क्या होता है। साहित्य समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये अनुसंधान समस्या को स्पष्ट करती है। ठीक है, ये बताती है कि शोधकर्ता जो है उसने पहले क्या रिसर्च की थी। ठीक है, पूर्व अध्ययनों के अध्ययन से शोधकर्ता को ये समझ में आता है कि समस्या कितनी प्रासंगिक है, उसे कैसे परिभाषित किया जाए। ठीक है, तो ये अनुसंधान समस्या को स्पष्ट करती है। अस्पष्ट समस्या साहित्य समीक्षा के बाद स्पष्ट हो जाती है। अगर हमने कोई अनुसंधान प्रश्न तैयार किया, अनुसंधान समस्या तैयार की एंड उसके ऊपर हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो समस्या है ये स्पष्ट है या अस्पष्ट है। ठीक है, प्रासंगिक है या नहीं। नेक्स्ट है शोध के दायरे को निर्धारित करती है, ये बताती है कि हमें शोध में किन लोगों को शामिल करना चाहिए, किन पहलुओं पर पहले ही शोध हो चुका है एंड किन क्षेत्रों में अभी भी शोध की आवश्यकता है, ये भी इसमें हमें पता चलता है। इससे शोध अनावश्यक रूप से विस्तृत या दोहरावपूर्ण नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम जो पहले से रिसर्च हो गई है उसी को फिर दोबारा दोहरा दें, नहीं, दोहराव से
हम बच जाते हैं इसके ज़रिए, एंड अनावश्यक रूप से विस्तृत भी नहीं होता फिर हमारा जो शोध है वो। शोध की मौलिकता सुनिश्चित करती है ये कि शोध की पुनरावृत्ति ना हो, नया दृष्टिकोण, नया आयाम जोड़ा जाए। ये शोध की ओरिजिनलिटी को बनाए रखती है। अनुसंधान प्रश्न और परिकल्पना निर्माण में भी सहायता करती है। पूर्व शोधों के निष्कर्ष के आधार पर बेहतर अनुसंधान प्रश्न और सटीक परिकल्पनाएं तैयार की जा सकती हैं। ये उपयुक्त अनुसंधान पद्धति के चयन में भी मदद करती है। ठीक है, उपयुक्त अनुसंधान पद्धति जो है इसका हम चयन कर पाते हैं। साहित्य समीक्षा से पता चलता है कि किन पद्धतियों का उपयोग पहले हुआ, कौन सी पद्धति अधिक प्रभावी रही। ठीक है, तो ये सब हमें साहित्य समीक्षा से पता चलता है। इससे शोधकर्ता उचित रिसर्च मेथड भी चुन पाता है कि अच्छा उचित रिसर्च मेथड क्या है, शोध का जो आधार है वो अच्छा कौन सा है। ठीक है, ये सब हमें इससे पता चल पाता है। ठीक है, एंड इससे हमें ये भी स्पष्ट हो पाता है कि हमें अपने शोध के लिए किन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, पहले किन पद्धतियों का उपयोग किया गया था, एंड कौन सी पद्धति ज़्यादा प्रभावी रहेगी हमारी रिसर्च के लिए। ये सब हमें इसमें पता चलता है। ये डेटा संग्रह और विश्लेषण में भी सहायता करती है। ये स्पष्ट करती है कि किस तरीके का डेटा उपयोगी होगा, कौन से उपकरण हमें यूज़ करने चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, हमें प्रश्नावली का उपयोग करना है या साक्षात्कार का। ठीक है, ये सब हमें पता चलता है। त्रुटियों से बचाव करती है। पूर्व शोधों की सीमाओं और कमियों का ज्ञान होता है, एंड फिर शोधकर्ता उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचता है। जब हम किसी और के लिटरेचर को रिव्यू कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सी गलती है इसमें, एंड फिर हम वो गलती रिपीट नहीं करते, तो गलतियाँ जो है वो रिपीट होने से बच जाती हैं। निष्कर्षों की व्याख्या को सशक्त बनाता है। अपने निष्कर्षों की तुलना हम पूर्व अध्ययनों से कर पाते हैं। इससे निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय और तर्कसंगत बनता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं साहित्य समीक्षा ना होने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो साहित्य समीक्षा ना होने के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे शोध दिशाहीन हो सकता है हम दूसरी ही दिशा में चले जाए अध्ययन करने। दोहराव की संभावना बढ़ सकती है कि पहले वाले ने जिस चीज़ को स्टडी किया, जिस चीज़ का अध्ययन किया, वही सेम चीज़ हम भी अध्ययन करके बता रहे हैं। ठीक है, तो दोहराव हो सकता है इसमें। शोध की गुणवत्ता गिरती है, कम हो जाती है शोध की गुणवत्ता। समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, टाइम भी वेस्ट होता है एंड संसाधन भी वेस्ट होते हैं। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। साहित्य समीक्षा अनुसंधान की आधारशिला है। इसके बिना कोई भी शोध ना तो वैज्ञानिक होता है ना ही विश्वसनीय। तो सबसे ज़रूरी है साहित्य की समीक्षा करना। एक अच्छी साहित्य समीक्षा शोध को दिशा देती है, मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी को सुनिश्चित करती है और निष्कर्षों को मजबूत बनाती है। ठीक है, हमारे जो निष्कर्ष है, जो हमारी कंक्लूजन्स है वो मजबूत बनते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है उद्धरण और स्रोतों का अनुसंधान में महत्व और स्रोतों के प्रकार बताओ। तो उद्धरण होता क्या है? उद्धरण का अर्थ है अनुसंधान में प्रयुक्त विचारों, तथ्यों, आंकड़ों या कथनों के मूल लेखक स्रोत का स्पष्ट उल्लेख करना। अनुसंधान में आपने मतलब जब आप शोध कर रहे थे, जब आप रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें आपने जिन भी लोगों के विचार पढ़े, जो भी आपने तथ्य एकत्रित किए, ठीक है, जो भी आपने आंकड़े एकत्रित किए, जिन भी लोगों के आपने कथन पढ़े और लिखे, उनके मूल लेखक क्या है एंड मूल स्रोत क्या है, कहाँ से आपने वो कथन लिए, कहाँ से आपने वो विचार लिए, कहाँ से आपने वो तथ्य और आंकड़े लिए, उसका मूल स्रोत क्या है, कौन से लेखक का वो स्रोत है जो आपने उपयोग किया अपने शोध के दौरान। जब हम इसका उल्लेख करते हैं, जब हम इसके बारे में अपने शोध में लिखते हैं, ठीक है, तो उसी को उद्धरण कहा जाता है, मतलब कि साइटेशन। जैसे किसी ने कोई थॉट दिया, किसी ने कोई वाक्य बोला, आपने वो एज इट इज़ लिख दिया अपने शोध में, एंड वो आपने फिर ये भी बताया कि ये इन्होंने कहा है, तो वो हो जाएगा उद्धरण। ठीक है, आप अपोस्ट्रोफी जो कोमा होता है वो यूज़ करके वो वाक्य लिखते हैं एंड फिर बताते हैं कि वाक्य इन्होंने दिया है, तो वही होता है साइटेशन, मतलब उद्धरण। ये बताता है कि शोध में दी गई जानकारी कहाँ से ली गई है। अब स्रोत क्या होते हैं? स्रोत वो माध्यम होते हैं जिनसे शोधकर्ता को तथ्य, सूचना, आंकड़े और प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है,
अनुसंधान की गुणवत्ता सीधे तौर पर स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अनुसंधान जो है कितने अच्छे हैं, कितने गुणी हैं, ये किस पर निर्भर करता है? स्रोतों की विश्वसनीयता पर, कि स्रोत कैसे हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं अनुसंधान में उद्धरण और स्रोतों का महत्व क्या है। तो उद्धरण का क्या महत्व है? ये बौद्धिक ईमानदारी बनाए रखता है। ठीक है, जब हम दूसरों के विचारों का उपयोग करते हैं अपने शोध में, एंड फिर हम बता भी देते हैं कि इस व्यक्ति का विचार है, ये इस व्यक्ति ने कहा है, तो इससे क्या होता है? उन लोगों को हम श्रेय दे देते हैं जिनके विचार हमने उपयोग किए हैं। ठीक है, तो ये बौद्धिक ईमानदारी को बनाए रखता है, हमारी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को बनाए रखता है, दूसरों के विचारों को उनका श्रेय देता है, साहित्यिक चोरी से बचाव होता है। बिना उद्धरण के अगर हम कोई कार्य दें, मान लीजिए किसी ने कोई वाक्य बोला किसी महान दार्शनिक ने, एंड वो आप अपने शोध में एज इट इज़ लिख देते हैं एंड उसका साइटेशन नहीं देते, तो लोग समझेंगे कि ये वाक्य आपने अपने मन से बोला है, आपने इस वाक्य की रचना की है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? साहित्यिक चोरी होगी, कि आपने किसी और की कथन को, किसी और के कहे वाक्य को, किसी और के साहित्य को अपने में यूज़ कर लिया। ठीक है, अपने साहित्य में यूज़ कर लिया, तो इसी को साहित्यिक चोरी कहा जाता है। तो उद्धरण जो है हमें साहित्यिक चोरी से बचाता है। इससे शोध की विश्वसनीयता बढ़ती है, पाठक शोध पर अधिक विश्वास कर पाते हैं, भरोसा कर पाते हैं, तथ्यों की जांच संभव बनती है, पाठक मूल स्रोत तक पहुंच पाते हैं, शोध की अकेडमिक स्वीकृति सुनिश्चित करता है। ठीक है, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में ये आवश्यक होता है, एंड इससे शोध की स्वीकृति है वो भी सुनिश्चित होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं स्रोतों का महत्व क्या है। तो शोध जो है इनको तथ्यात्मक आधार प्रदान करते हैं स्रोत, ये निष्कर्षों को प्रमाणिक बनाते हैं, अनुसंधान को वैज्ञानिक स्वरूप देते हैं, शोध के दायरे और गहराई को बढ़ाते हैं। ठीक है, तुलना और विश्लेषण में सहायता करते हैं। अगर हमें तुलना करना है या विश्लेषण करना है तो उसमें भी स्रोत हमारी मदद करते हैं। आइए अब देखते हैं स्रोतों के प्रकार क्या है। तो प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनसे शोधकर्ता को प्रत्यक्ष और मूल जानकारी मिलती है। प्रत्यक्ष जानकारी और मूल जानकारी, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट की गई है। ठीक है, वो होते हैं प्राथमिक स्रोत, जैसे साक्षात्कार, इंटरव्यू। ठीक है, प्रश्नावली, क्वेश्चंस पूछना किसी से, सर्वेक्षण करना, सरकारी दस्तावेज, डायरी, पत्र, आत्मकथाएं, जनगणना के मूल आंकड़े, ये सब क्या है? ये सब है प्राइमरी सोर्स, मतलब प्राथमिक स्रोत। ठीक है, ये सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये पहली बार कलेक्ट होते हैं, इनमें कोई भी हेरफेर या मैनिपुलेशन नहीं होता, ये मूल तथ्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्वितीयक स्रोत। ये वो स्रोत होते हैं जो कि प्राथमिक स्रोतों पर आधारित व्याख्या या विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, एंड साक्षात्कार के दौरान जो भी बातचीत हुई उसको उसने एक मैगजीन में पब्लिश कर दिया। अब अगर आप उस मैगजीन को पढ़कर अपना शोध कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द्वितीयक स्रोत, क्योंकि जो पहले से कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है आप उसको पढ़कर अपना शोध कर रहे हैं। ठीक है, तो द्वितीयक स्रोत जो है इसमें प्राइमरी सोर्सेज की ही व्याख्या और विश्लेषण शामिल है। जब हम प्राइमरी सोर्सेज की ही व्याख्या करते हैं, जब हम प्राथमिक स्रोतों की ही व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एंड फिर एक नई चीज़ प्रस्तुत करते हैं, तो वो होता है द्वितीयक स्रोत। ठीक है, जैसे पाठ्य पुस्तकें, शोध पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल्स। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ, आलोचनात्मक लेख। इसका महत्व यह है कि विषय की पृष्ठभूमि समझने में मदद करता है, साहित्य समीक्षा के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट आते हैं तृतीयक स्रोत। ये वो स्रोत होते हैं जो कि सूचना का संक्षिप्त, संगठित और संदर्भात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण है विश्वकोश। ये क्या करते हैं? इस सूचना को संक्षिप्त रूप से दिखाते हैं, संगठित रूप से। ठीक है, तो विश्वकोश, इसमें भी आपको संक्षिप्त सूचना मिलती है। शब्दकोश, वर्ष पुस्तकें, निर्देशिकाएं, तथ्य संग्रह। ठीक है, इनका महत्व यह है कि प्रारंभिक जानकारी के लिए उपयोगी है। जैसे आपको किसी वर्ड की मीनिंग जाननी है तो आप डिक्शनरी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के लिए उपयोगी है, त्वरित संदर्भ प्रदान करते हैं तुरंत। ठीक है, एक होते हैं मुद्रित स्रोत। मुद्रित स्रोत वो होते हैं जो कि प्रिंटेड होते हैं, जो कि पेपर पर प्रिंट किए जाते हैं, जैसे पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सरकारी प्रकाशन। ठीक है,
इनका महत्व यह है कि ये पारंपरिक होते हैं। आजकल हर कोई ही न्यूज़पेपर रीड करता है, समाचार पत्र, पुस्तकें भी हर कोई पढ़ता है। ठीक है, तो ये पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, विश्वसनीय भी है, दीर्घकालिक संदर्भ के लिए उपयोगी होता है, लंबे टाइम तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल स्रोत। इसमें शामिल है ई पुस्तक, जो ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल होती है वो, ऑनलाइन जर्नल, सरकारी वेबसाइट, डिजिटल आर्चीव, ठीक है, डेटाबेस, ये सब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल स्रोत होते हैं। ठीक है, डिजिटल सोर्सेज। इनका महत्व यह है कि ये नवीनतम जानकारी देते हैं और आसान और त्वरित उपलब्धता होती है जानकारी की। कोई भी जानकारी तुरंत मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। ठीक है, उद्धरण की कई प्रमुख शैलियाँ होती हैं, वैसे इस पर ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, या आप बस एग्जांपल में बता सकते हैं। जैसे APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल। ठीक है, ये साइटेशन का स्टाइल होता है, उद्धरण देने का एक शैली है। ठीक है, आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। उद्धरण और स्रोत अनुसंधान की आत्मा है। इसके बिना कोई भी शोध ना तो वैज्ञानिक होता है, ना ही विश्वसनीय। अगर आपको कोई शोध करना है, वैज्ञानिक भी हो, विश्वसनीय भी हो, ठीक है, तो सबसे बेहतर है कि आप क्या करें, उद्धरण करें उसमें। ठीक है, उद्धरण और स्रोत जो है ये अनुसंधान की आत्मा होते हैं, एंड इनके बिना कोई शोध ना तो वैज्ञानिक हो सकता, ना ही विश्वसनीय। एक अच्छा शोध वही है जो कि विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हो, उचित उद्धरण के साथ प्रस्तुत करें, अकादमिक ईमानदारी का पालन करें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनीति के अध्ययन में अनुभवजन्य पद्धति की भूमिका और उपयोगिता बताओ। तो अनुभवजन्य पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें राजनीति का अध्ययन प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन, आंकड़ों और वास्तविक तथ्यों के आधार पर किया जाता है। जब हम राजनीति का अध्ययन कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, अवलोकन करके, आंकड़ों के आधार पर या वास्तविक तथ्यों के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं राजनीति का, तो वो होती है अनुभवजन्य पद्धति। ठीक है, ये जो अनुभवजन्य पद्धति है, ये एम्पिरिकल मेथड भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ये उस चीज़ का अध्ययन करता है जो वास्तव में हो गया है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष है। ये पद्धति राजनीति को एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक अनुशासन बनाने में सहायक रही है। राजनीति के अध्ययन में अनुभवजन्य पद्धति का विकास कैसे हुआ, ये देखते हैं। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद के उदय के साथ इसका महत्व बढ़ा। विद्वान जैसे चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, गैब्रियल ओलमंड, इन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। इसका उद्देश्य था राजनीति को मूल्य निरपेक्ष बनाना। ठीक है, मतलब कि राजनीति को मूल्यों से विहीन करना, ऐसी राजनीति हो जिसमें कोई मूल्य ना हो, एंड राजनीति को वैज्ञानिक बनाना, ये इसका उद्देश्य था। अनुभवजन्य पद्धति की विशेषता देखें तो इसमें क्या होता है, तथ्य और आंकड़ों पर आधारित होता है ये। अवलोकन पर जोर दिया जाता है, इसमें प्रयोग पर जोर दिया जाता है। वस्तुनिष्ठता होती है, मतलब खुद के विचारों का उपयोग नहीं किया जाता, जो तथ्य और आंकड़े हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है एज इट इज़। सत्यापन की संभावना होती है इसमें। सामान्यीकरण की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, राजनीति के अध्ययन में अनुभवजन्य पद्धति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये राजनीति को क्या करती है, वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, अनुभवजन्य पद्धति जो है, इससे राजनीति जो है वो एक वैज्ञानिक अनुशासन बनती है। ठीक है, ये राजनीति को दर्शन से अलग करके वैज्ञानिक अनुशासन बनाती है, राजनीति के नियमों पैटर्न की पहचान संभव कराती है। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में भी ये सहायक है। इससे हमें राजनीतिक व्यवहार का पता चलता है, मतदाता का व्यवहार कैसा है, नेतृत्व शैली क्या है, नेता कैसे शासन कर रहे हैं, राजनीतिक सहभागिता कितनी है, राजनीतिक संस्कृति, इन सब का अध्ययन जो है ये इसमें किया जाता है। ये वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत विचारों और मूल्यों से ऊपर उठकर अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, निष्कर्ष अधिक तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं। इसमें जो निष्कर्ष होते हैं वो तटस्थ होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। ठीक है, एंड ये व्यक्तिगत विचारों को शामिल ना करने की बोलता है। ये बोलता है कि व्यक्तिगत विचारों को शामिल ना किया जाए। ठीक है, वस्तुनिष्ठता को ये बढ़ावा देता है, एंड नीति निर्माण में भी उपयोगी है। सरकारी नीतियों के प्रभाव का वास्तविक मूल्यांकन कर पाते हैं, आंकड़ों के आधार पर बेहतर निर्णय संभव हो पाता है। इसके अलावा राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में भी ये सहायक है।
संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, इनके वास्तविक कार्य प्रणाली का भी विश्लेषण इसमें किया जाता है। ये तुलनात्मक राजनीति को भी सुदृढ़ बनाता है। विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना, समानताओं और भिन्नताओं की पहचान करना भी इसमें शामिल है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अनुभवजन्य पद्धति की उपयोगिता क्या है। तो ये सैद्धांतिक मान्यताओं की जांच करता है, सिद्धांतों को वास्तविक आंकड़ों से परखा जा सकता है या नहीं, इस चीज़ की जांच करता है। ठीक है, पूर्वानुमान की संभावना होती है इसमें, चुनाव परिणाम, जनमत, राजनीतिक रुझान, इन सब का हम अनुमान लगा पाते हैं किसमें, अनुभवजन्य पद्धति में। ठीक है, नीति विश्लेषण में सहायक है ये, हम विश्लेषण कर पाते हैं कि जो नीति है वो सफल हुई है या असफल रही है। लोकतांत्रिक अध्ययन में भी उपयोगी है, लोकतंत्र का अध्ययन कर पाते हैं हम इसके ज़रिए। ठीक है, कि मतदान व्यवहार कैसा है, राजनीतिक जागरूकता कितनी है, नागरिक सहभागिता, इन सब का विश्लेषण हम कर पाते हैं। ये अंतर विषय अध्ययन को बढ़ावा देता है। अंतर विषय अध्ययन क्या होता है, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब के अध्ययन को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, अनुभवजन्य पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे मूल्य और नैतिकता की उपेक्षा होती है इसमें, मूल्य और नैतिकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। मानव व्यवहार की जटिलता को पूर्णतः नहीं समझा सकती है। सभी राजनीतिक घटनाएं मापनीय नहीं होती। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। अनुभवजन्य पद्धति ने राजनीति के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इसने राजनीति को अधिक वैज्ञानिक, अधिक व्यावहारिक और अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया है। हालांकि आदर्शवादी और मानक दृष्टिकोण के साथ संतुलन बनाकर ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि अनुभवजन्य पद्धति काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसने राजनीति के अध्ययन में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। ठीक है, एंड इसने राजनीति को वैज्ञानिक बना दिया, व्यावहारिक बना दिया और वस्तुनिष्ठ बना दिया, जबकि पहले ये ऐसा नहीं था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो थी, जिसमें हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जाने। पार्ट 2 वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे, जिसमें हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, एंड हमसे जुड़े गए। थैंक यू वेरी मच।